अस्सलाम वालेकुम। तमाम ही देखने वालों को राहिला फ़िरदौस की तरफ से बात राहिला के साथ में वेलकम करती हूँ और न्यू जर्सी में इस वक़्त मौजूद हूँ और मेरे साथ आज भी एक ज़बरदस्त मेहमान जैसा कि आपसे वादा है हमेशा लेकर आएँगे एक ऐसे मेहमान को जिससे मिलने के लिए आप हमेशा सोचा करते हैं। तो आज मेरी जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक़्त मौजूद हैं कैलिफ़ोर्निया में और मैं हूँ न्यू जर्सी में और तमाम ही दुनिया में जहाँ-जहाँ हमें देखा जा रहा है, मैं यही कहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ होती हैं, उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई पस मंज़र होता है। और पस मंज़र जो है वो हमेशा जब आप ज़िंदगी के मैदान में जब बहुत आगे चले जाते हैं, तो जब पीछे पलट के देखते हैं तो हम हमेशा उसका ज़िक्र करते हैं और सोचते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ कैसे हासिल करता है। तो आज की जो मेरी मेहमान हैं, उनके बारे में क्या बताऊँ मैं, अदीब हैं, अफ़साना निगार हैं, अंग्रेज़ी की शायरा हैं और कॉलम निगार हैं और जनाब इनके कॉलम्स जो हैं, इनका एक मजमूआ जो कि अस्सलामुअलैकुम अमेरिका के नाम से शाया हो चुका है। इसके अलावा अभी-अभी इनकी एक और किताब जो है वो बच्चों के लिए नताशा प्रिपेयर्स फॉर रमज़ान के नाम से जो है वो शाया हुई है। अमेज़न ने इसे शाया किया और तमाम दुनिया में इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात करवाऊँ आज मैं तस्नीम सना खान से जो इस वक़्त मौजूद हैं कैलिफ़ोर्निया में। आइए मिलकर वेलकम करते हैं तस्नीम सना खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राहिला। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया और इट्स रियली प्लेज़र टू टॉक टू यू माशाल्लाह। तो जनाब सबसे पहले तो बात ये है कि आपकी ज़माने तालिब-इल्मी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम हमेशा जब बात करते हैं वो ताल्लुक़ और रिश्ता जो हमारा बनता है हमारे होने वाली अचीवमेंट के साथ वो यकीनन हमारी ज़िंदगी की वो सारी कामयाबियाँ जो हमने वक़्त के साथ-साथ जो काम किए थे जब हम उनका ज़िक्र करते हैं तो हम उन्हें अपना एक कामयाबी का जो ज़ीना समझते हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारे जो बज़्म तलबा के हवाले से और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन के हवाले से फिर साथ-साथ जो उस ज़माने में होने वाले कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे और जिसमें बैनुल कुल्लियाती मुबाहिसे हुआ करते थे, उनमें भी आप बड़ी नुमायाँ नज़र आती थीं और कभी रोस्टम के इस तरफ आप हुआ करती थीं, कभी हम हुआ करते थे, कभी हमारे बहुत सारे और दोस्त हुआ करते थे। तो वो सारी जो यादें हैं आज हम चाहेंगे कि हम उनके बारे में भी बात करें। बिल्कुल। तो चलिए मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ही मुझे अपने इस सफ़र के बारे में बताइए। हम स्कूल के बजाय कॉलेज से शुरू करेंगे ताकि सही मानों में जब अमली ज़िंदगी में आप कदम रखते हैं और आगे बढ़कर जब आप चीज़ों में कुछ सीखना शुरू करते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस नज़र आते हैं, आपको लगता है कि यहाँ जाएँगे तो ये कामयाबी मिल सकती है, ये हमारा रास्ता है जिस पे हमें चलना है। तो मैं चाहूँगी इस हवाले से बात कीजिए। शुक्रिया राहिला। मेरा शुरू से मेरा मेरे ज़हन में मेरा एक विज़न था कि मुझे टीचिंग में जाना है। तो हुँ, मेरे ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये होता है, सब पेरेंट्स कहते हैं भई तुम मेड स्कूल जाओ, तो मैं प्री मेड की तालिबा थी। तो मैं अपनी अम्मी से यही कहती थी कि मैं प्री मेड और मेड पढ़ भी लूँगी तो भी मैं पढ़ाऊँगी, बस मुझे पढ़ाना है। मुझे पता हुँ, नहीं क्यों बचपन से पढ़ाने का शौक पढ़ने हाँ, का था, बचपन से था। तो उसी वक़्त ज़हन में था कि ये डिबेटिंग और ये सारी चीज़ें जो थी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हुँ, तो ये कि उस वक़्त से ही शुरू हो गई थी और इसमें मेरे ख़्याल में वालिदैन का ज़्यादा हाथ होता है। हुँ, क्योंकि जब मैं अब जाके रिकॉल करती हूँ अपनी मेमोरीज़ को, तो मैं सोचती हूँ अम्मी-अब्बू ने कितना सपोर्ट किया। और बच्चा जो होता है वो अपने माहौल से बनता है। हुँ। जैसे आपने देखा जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो वो एक स्पंज होता है छोटा-सा। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चा जो होता है वो वैसे ही होता है, एक स्पंज आपके घर में रखा होता है। वो जो माहौल जो आप उसको देते जाते हैं वो बनता जाता है। जैसा भी आप उसको माहौल प्रोवाइड करेंगे वो उस शेप में आ जाता है। तो मेरे ख़्याल में मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरे फ़ादर जो थे वो लॉयर थे और उनको स्पीच से वो अपने ज़माने के बड़े अच्छे डिबेटर रहे हुए थे, अंग्रेज़ी के डिबेटर थे। हाँ, और तो मुझे उन्हें बड़ा शौक था कि मैं तो वो बड़ा मुझे सपोर्ट करते थे। और अक्सर मैं शुरू-शुरू के दिनों में तो मैं बहुत डरती थी। मैं कहती थी ये क्या है, मुझे स्पीच करनी है। तो अब्बू कहते थे जब तुम स्पीच करो, ये डिबेट करो तो देखना कि सारे जो ऑडियंस है वो बिल्कुल, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, बस तुम एक समझदार हो। जब तुम्हारे ज़हन में ये चीज़ आएगी फिर तुम तकरीर कर सकती हो। सिर्फ़ तुम समझदार हो। तो मेरे ख़्याल में सारे, आज फादर्स डे भी है, मैं अपने अब्बू को बहुत याद कर रही हूँ। तो मेरे हुँ, ख़्याल में सारी बेटियों को उनके बाप यही कहते हैं। मेरे ख़्याल में हर बाप के लिए उसकी बेटी सबसे अच्छी होती है, सबसे समझदार होती है। हुँ, मेरे बिल्कुल। साथ भी यही रहा माशाल्लाह से। लेकिन
अब्बू का ये कि साथ जल्दी ख़त्म हुआ। मैं फर्स्ट ईयर में ही थी तो उनकी डेथ हो गई थी अचानक एक्सीडेंट में। तो मेरे ख़्याल में उसने ऑल्सो रीशेप माय लाइफ़ एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो चीज़ें करनी हैं जो मेरे अब्बू को पसंद थी। हुँ। तो पढ़ना लिखना, रिसर्च और ये सारा कुछ। तो देन मैंने अपना जो एक जर्नी थी वो वहीं से शुरू कर दी। और फिर ये रहा कि बहुत जल्दी अमेरिका आना हो गया था। अ, बल्कि चलो वो नहीं, वापस चलते हैं क्योंकि हाँ, वहाँ बस में तलबा था हाँ, और सारा हाँ। कुछ उसकी बात करनी। नहीं, मैं चाहती थी कि स्पेशली हम लोगों का जो डिबेट का सिलसिला था मोबाइल से, जिन्होंने हमें अच्छा बोलना सिखाया या जहाँ मतलब रेडियो के हवाले के अलावा जो साथ-साथ हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हमारे कॉलेज के लोग, हमारे टीचर्स, हमारे सपोर्टर्स और फिर आपके साथ जो टीम में आपके मिल के जाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते और हैं। मेरे साथ बड़ी ही ब्लेसिंग ये रही कि फर्स्ट ईयर में मेरे साथ हम सबकी जानी-पहचानी रुखसाना नाज़ अमरीन जो हुँ, थे अब्दुल्ला कॉलेज में, उन्होंने इंटर किया था। मैंने तो हुँ। पूरा फिनिश किया, फिर वो दूसरे कॉलेज में मूव हो गई थी। लेकिन एटलीस्ट 2 साल उनके साथ टीम बना के जाने का मुझे शर्फ़ हासिल रहा। अच्छा, हम दोनों को ये एक और बहुत बड़ी बात हमारी ये रही कि बड़ी कहना चाहिए या ब्लेसिंग कह लें आप, कि वो ये रही कि जिस वक़्त हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, उस वक़्त जो हमारी मशहूर शायरा हैं, परवीन शाकिर जो अब इस दुनिया हुँ। में नहीं हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो इस्लामाबाद में जॉब कर रही थी। तो अच्छा, वो उससे पहले हमारे कॉलेज में आर्ट्स की जो स्टूडेंट्स होती थीं, उनको अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी। उसके बाद उनका तबादला हो गया, प्रमोशन, वो इस्लामाबाद चली गई। हुँ। अब उनके जो सारे दोस्त अहबाब थे, वो सब मेरे कॉलेज में थे। वो जब कराची आती, वो अब्दुल्ला कॉलेज आती और फिर हमसे कहा जाता, अब हमारी प्रोफ़ेसर हसनैन जो थी वो बड़ा हमारा ख़्याल करती थी। तो हुँ। कहती थी, देखो बच्चों, अब तुम जो है ना, परवीन आई हुई है तो ये तुम्हें कुछ बताएगी। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने अंग्रेज़ी की भी डिबेट्स में हिस्सा लेती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत से ऐसे शायर जो मुझे नहीं पता था, उस ज़माने में अपनी पढ़ाई में होते हैं, तो हमें नहीं इतना अंदाज़ा। तो कीट्स की शायरी और बहुत सी चीज़ें परवीन शाकिर ने मुझे एक तरह से कि मुतारिफ़ कराया और मुझे बताया कि तुम किस तरह से पढ़ो। वो उन्होंने हमारी डिबेट्स में बहुत मदद की। और फिर हमारी एक और प्रोफ़ेसर हैं जो माशाल्लाह से मिशिगन में अब रिहाइश पज़ीर हैं। तो वो भी अक्सर हमारे साथ जाया करती थी डिबेट्स में जब हम हिस्सा लेते थे। गौहर ताज नकवी और उनके अलावा रुखसाना और मैं ट्रॉफ़ी जीत के लाते थे और बड़ा मज़ा आता था। बड़े अच्छा टाइम था, इतनी जल्दी गुज़र गया। हाँ, ऐसे ही लगता है कि है ज़िंदगी ना? का वक़्त बहुत तेज़ी से भाग गया, हमारी ज़िंदगी आगे-आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जल्दी ये से इतनी देखिए बड़े हो गए, बहुत जल्दी। बिल्कुल, बिल्कुल, वक़्त के साथ-साथ ऐसे ही महसूस होता है, लेकिन इन दिनों माशाल्लाह माशाल्लाह क्योंकि आपका जो किताब का सिलसिला अभी-अभी क्योंकि शाये हुई है, बहुत ज़्यादा उसे पज़ीराई भी मिल रही है। मैं भी जब मैंने उसे अमेज़न से मँगवाया, मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा यार अब मतलब इस किताब को तो देखना ज़रूरी है। आपको पता है आप दोस्त जो होते हैं ना, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि दोस्त की दोस्ती ऐसे ही वक़्त में पता चलती है कि आपको अपने दोस्त की जो उस वक़्त की कामयाबी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके साथ मिलकर उस चीज़ को जो है वो और आगे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा उसके बाद जो है मैं यही बात करती हूँ कि जहाँ हम बात करते हैं मुबाहिसों की, वहाँ दूसरी तरफ जो हमारी रेडियो की तरबियत होती है या जो हम उस ज़माने में फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। मैं स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन को हमेशा क्रेडिट देती हूँ कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी तालिब इल्म थे, वो अपना वक़्त कॉलेज के अलावा वहाँ पे आके बैठकर एक साथ मिलकर जो काम किया करते थे, वो जो पॉज़िटिविटी थी, जो मिल के एक टीम के साथ मिलकर काम करने की बात थी, मैं चाहूँगी उसके हवाले से ज़रूर बात कीजिए क्योंकि उसने हमारी शख्सियत को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल दुरुस्त कहा राहिला। स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्तगी एक ऑनर से कम नहीं है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से ये रास्ते बनाए। सैयदा नकवी हमारे साथ डिबेट्स में होती थी, तो उन्होंने मुझे हुँ, बताया किस तरह से हम, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कॉलेज में बुक बैंक चला रही थी। हाँ, बुक बैंक जो था वो मैं एक अकेली ही रन कर रही थी। उसमें ये था कि जो लड़कियाँ जिन्हें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती थी, हाँ, तो उन्हें मैं कोशिश करती थी कि उनको टेक्स्ट बुक जो है वो कॉलेज बुक स्टोर से ही उनको मिल जाएँ। तो वो हुँ, एक सिलसिला मेरा चल रहा था। जब सैयदा ने ये ज़िक्र किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करने में ऑलरेडी इन्वॉल्व उसमें हाँ, काम चल रहा था पहले उसमें। से कर रही थी काम। हाँ, पहले से कर रही थी। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा और फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के काम और उनकी जो भी तरबियत और जितना मिलजुल के टीम वर्क डिसिप्लिन मैंने वहाँ से देखा। मैंने इतना डिसिप्लिन और मुझे इतनी हैरत होती है, हम इतने छोटे-छोटे थे। मुझे अभी एक वो वाक़या याद आ रहा है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं? हाँ, हाँ, बड़ी शानदार यूथ कन्वेंशन। यूथ हाँ, कन्वेंशन हुआ था। तो मुझे अब तक याद है कि हम लोगों के अंदर इतना हौसला था एक-दूसरे के लिए हुँ, कि जिस दिन
हर दिन की कंपेयरिंग डिसाइड की जा रही थी। तो हाँ, किसी एक मैंने दिन आप कहा कर रही हैं, किसी दिन हाँ, एक दिन सैयदा, आप किसी दिन करें। मैं कर रही हूँ, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो मुझे याद है कि जिस दिन गवर्नर साहब आ रहे थे, पहले दिन की कंपेयरिंग जो थी वो गवर्नर साहब मेहमान खुसूसी थे। हाँ, तो मैंने कहा कि इस प्रोग्राम की या तो राहिला या सैयदा कर लें इसकी, तो फिर मुझसे कहा गया सैयदा ने कि नहीं, गवर्नर साहब जिस दिन आ रहे हैं उस दिन तुम कर लो, हाँ, नेक्स्ट डे है वो। तो आज मैं वही चीज़ें जब मैं रिकॉल करती हूँ राहिला, तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो थे ना बड़े-बड़े एक्सेप्टेंस, बहुत दिल हमारे बहुत बड़े थे। बड़े थे। बहुत दूसरों को मौका देना, दूसरों को शाइन करना, दूसरे मैं ये नहीं कह रही कि अब नहीं है, हो सकता है अब भी हो, हाँ। लेकिन हमारे ज़माने में ये चीज़ें बहुत थी। हुँ, इसलिए कि सबको अपने-अपने टैलेंट पे भरोसा होता है। भरोसा। जब आपको किसी से जो है ना आप इनसिक्योर फ़ील करते हैं तब कभी मैं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आज जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो ये महसूस करती हूँ कि इंसान के रवैये जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ, उम्र के साथ-साथ जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी की जो नाआसूरगियाँ होती हैं या ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं, वो कुछ लोगों के ज़हनों को जो है ना वो परवान चढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम करते हैं और फिर बाद में कभी शायद एहसास महरूमी होता होगा। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि लोगों का जो किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट लाइफ़ में हम होते हैं, तो उस वक़्त जो चीज़ें हम लोग जो हमारे आस-पास का जो माहौल होता है, उससे बहुत सीखते हैं। बहुत सीखते और उस वक़्त हम एक-दूसरे के साथ क्योंकि मिल के चलते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता कोई है, कभी जीतता एक है। मैदान में कोई आगे बढ़ता है, कभी दूसरे मैदान में आगे बढ़ता है। तो वो जो लेकिन एक बड़ी स्किल है राहिला, बीइंग अ टीचर। मैंने अपनी क्लास में एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने अपनी क्लास में देखा कि 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जैसे ही कोई बच्चा अपने बारे में बात करता है, वो फ़ौरन अपनी बात ले आते हैं। हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ सेकंड ग्रेड के बच्चों की, जो कि हुँ, मुश्किल 7-8 बरस के होते हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लगा ये तो कोई बीमारी इन बच्चों को हो रही है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ये तो बड़ी ज़्यादती है कि किसी की बात हो रही है और मैं फ़ौरन अपना ले आऊँ कि जी मैं भी। तो फिर मैंने जो आपको पता है यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, तो मैंने हुँ, उनसे बात की। मैंने कहा ये तो बच्चे बड़े अजीब से बच्चे हैं मेरी क्लास में कि एक बच्चे की तारीफ़ हो रही होती है, दूसरा फ़ौरन जंप करता है। हुँ, तो मुझे अब तक याद है कि हमारी सिटिंग हुई, हमने बैठ के बहुत सारी हमने वो एक लाहे-अमल तैयार किया और उसके ज़रिए हमने बच्चों की तरबियत की कि जिसका मौका चक चमकने का है उसको चमकने दो और हाँ, खामोश बैठो। हाँ। जब तुम्हारा वक़्त आएगा तो तुम चमक जाना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल, ऐसा देखिए लगता वही है कि बात है हम कि वही बात है कि दुनिया इंसान में भी वही आसमान एक है, उसमें सितारे तो कई चमकते हैं ना। बात से बात राहिला के साथ में बातें हो रही हैं तस्नीम सना खान से कैलिफ़ोर्निया में और इस वक़्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बातें कर रहे थे तस्नीम सना खान से उनकी किताबों के हवाले से और उनकी कॉलम्स के हवाले से। तो चलिए आगे हम जो है वो देखते हैं कि तस्नीम सना खान जो हैं इस वक़्त वो कौन-कौन सी किताबें लिख रही हैं और कौन-कौन से मौज़ूआत हैं इनकी किताबों के। तो ज़ाहिर है कि उन तमाम सितारों में कभी कोई रोशन नज़र आता है, कभी कोई रोशन नज़र आता है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है और मैंने अभी पिछले दिनों बल्कि एक पोस्ट देखी जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने बताया कि जापान में जो है वो जब बच्चों को स्कूल में दाखिला किया जाता है उनका, तो कुछ सालों तक जो है वो उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ़ बिल्कुल, उनकी जो है वो तरबियत की जाती है कि आपको बिल्कुल जो है ना वो एंड अपने आप के माहौल को किस तरह बेहतर बनाना है और ज़िंदगी में जापान आपने का क्या कुछ सीखना है। बिल्कुल, जापान का जो अभी एजुकेशनल सिस्टम है इस वक़्त बहुत अच्छा है और बहुत सारे मुल्कों को उनसे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे जितना नेचर से सीखते हैं और जितना खेल से सीखते हैं, खेलने से उनके ज़हन में बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, एस्टिमेशन, कैलकुलेशन, हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। लेकिन बिल्कुल। बहरहाल चलिए अब आगे चलते हैं, मैं ज़्यादा अच्छा जी, टाइम ये तो नहीं बड़ी लूँगी। मज़े-मज़े की बातें हुई हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी दर्स व तदरीस से है, आपको पता है कि बच्चों के साथ किस तरह से डील किया जाता है, तो ये चीज़ें भी हमारी गुफ्तगू में इसी तरह शामिल रहेंगी। अच्छा, साथ-साथ अब हम बात करते हैं बज़्म तलबा के हवाले से। बज़्म तलबा हमारा एक रेडियो का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे और भी जो तालिब-इल्म थे, उन्होंने शिरकत की और बहुत कुछ सीखा और वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्होंने अपनी-अपनी पार्टिसिपेशन की। तो मुझे कुछ बताइए उसके बारे में कि आप उन दिनों में कौन-कौन से प्रोग्रामों में जो है वो नुमायाँ तौर पर शामिल रही थीं? तो बसमत तलवा में भी जो कहना चाहिए आमद थी वो बड़ी अचानक हुई थी क्योंकि हम तो कॉलेज की तरफ से तकारीर में हिस्सा लेने जाया करते थे। तो वहाँ भी हम पहुँचे उस दिन जो थी कुरान फ़हमी का मुकाबला था। सूरह रहमान की आयत थी कि तुम अल्लाह ताला की किन-किन नेमतों को ठुकराओगे। तो हुँ, वो माशाल्लाह से उसमें हिस्सा लिया, इनाम मिला तो एक थोड़ी-सी हिम्मत आ गई और फिर जब अतराफ़ में देखा तो बड़े बहुत सारे लोग हैं, कोई कंपेयरिंग कर रहा है और ये लोग भी नज़र आए सब हुँ। अपने माशाल्लाह बज़्म तलबा के जो
कहना चाहिए कि बहुत ही जिन्होंने बज़्म तलबा को बहुत ज़्यादा संवारा है और बनाया है, तो ये सारे और कमर जमील नज़र आए और सब ये इन लोगों की बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद ये कि जब भी हम तकारीर में जाएँ, उसके बड़ा दिल चाहे कि भई ये तो बड़ी कंपेयरिंग भी करते हैं, ये तो बड़ी चीज़ें तो काश हुँ। हम भी कर सकें। हुँ। तो बहरहाल मैंने जो है वो उर्दू की कंपेयरिंग का ऑडिशन दिया और मुझे फ़ेल कर दिया गया, क्योंकि अब मैं जब सोचती हूँ कि राहिला, आजकल मैं लोगों का तलफ़्फ़ुज़ जब हम सुनते हैं तो हैरत होती है कि मीडिया में कैसे-कैसे लोग राज कर रहे हैं। मैंने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ बोला था, मुस्बत। हाँ, मुझसे कहा गया कि तेज़ से नहीं, ज़बर से ज़बर पढ़ो। से कहा जाता है। हुँ। मस्बत तुमने नहीं कहा था, तो अब तुम तो मैंने देखो सीखा, फिर मैंने दोबारा दिया, उन्होंने मुझे पास कर। हुँ। तो अपनी गलतियों से सीखते थे, सीखना चाहिए, सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। और फिर ये हुआ कि जब कंपेयरिंग की, उसके बाद तो मैंने ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम जो थे, क्योंकि थोड़ा-सा घर की तरफ से लिमिटेशंस थी कि ये करना है, ये नहीं करना, तो मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैं खाके वगैरह लिखती थी। हुँ। और उस ज़माने में बड़ा ख़्वाब था कि वो ईद का खाका मुझे कोई लिखने दे, उसमें मुझे बस किसी तरह से अप्रूवल आ जाए। वो याद है, हाँ। वो बस तलबा के पास एक कबर्ड में एक वैसे भी मैंने खाके देखा कि बच्चों की ज़िंदगी में ईद की बड़ी अहमियत होती थी ईद की बड़ी और अहमियत उस वक़्त भी आपको पता है कि वो बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती थी, ईद से पहले ही शुरू हो ईद से जाती थी। तो पहले ज़ाहिर है उस हवाले से लिखना और ख़ास तौर पे उस ज़माने के जो खाके लिखे जाते थे और बज़्म तलबा में ख़ास वो तौर पे उस हवाले से प्रोग्राम्स होते थे। ओह माय गॉड! जब हम उसको याद वो करते हैं लिखने का मुझे इतना शौक था, और जब मैं इन लोगों को, जो ये इतने अच्छे लिखने वाले मिज़ाह लिखने वाले, ख़ास तौर पे रियाज़ुल हक सिद्दीकी, मिर्ज़ा यासीन, ये लोग, जब मैं इन लोगों को देखती थी, मैं कहती थी इनको कितना मिज़ाह लिखना आता है, काश मुझे भी मौका मिले। अच्छा, बहरहाल एक वक़्त आया कि वो मुझे भी मौका मिला, और मुझे मेरा खाका जो था अप्रूव हो गया, और फिर वो मैंने लिखना शुरू किया। मुझे मिज़ाह लिखने का बहुत शौक था, हुँ। तो मज़ाहिया चीज़ें लिखने, तो मैं लिखने में ज़्यादा रही, और उसके अलावा सिर्फ़ 1 मिनट और तकारीर में हिस्सा लिया। बहुत कम रहा, आते थे और जाते थे। मेरे ख़्याल में इसी वज़ह से ज़्यादा लोगों से कहना चाहिए जान नहीं सकी मैं लोगों को। जैसे अभी व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, तो मैं ये सोचती हूँ यार, इसमें से तो मैं 5% को भी नहीं जानती, लेकिन बड़े हाँ। धड़ल्ले से बैठी हुई हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। असल में देखिए वही बात आ जाती है कि बज़्म तलबा में आने वाले जो तालिब इल्म थे, वो जिस वक़्त से बज़्म तलबा शुरू हुआ, उस वक़्त से लेकर आज तक, उनमें आज नए-नए लोग जो हैं वो शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है उस दौरान में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके दौर में या मेरे दौर में नहीं थे। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों को हम और नहीं फिर जानते। सिलसिला भी ऐसा था कि जैसे फ़र्ज़ करें आपका प्रोग्राम है, आप आई, आपने रिकॉर्ड किया, चली गई। मैं आई, मैंने अपना रिकॉर्ड किया। हुँ, फिर मुझे इतनी ख़ास तौर पे इन लोगों की एतबार और हम लोगों पे भरोसा करने की, जो अपने प्रोड्यूसर्स और असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स थे, इनकी जो समझ है उसको मैं दाद देती हूँ कि एक दफ़ा तो ये हुआ, जब आपको पता है पाकिस्तान में अंग्रेज़ी का एक ख़ास कहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स है लोगों को। हुँ, बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स मैं कहूँगी, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मल्टीलिंगुअलिज़्म पर मेरी रिसर्च हो रही है, मैं सोचती हूँ क्यों हम ऐसे थे। एक वक़्त था कि मुझे था कि मैं अंग्रेज़ी में जो है वो कंपेयरिंग करूँ और ये वो। तो मगर दिल में था, कभी कहा नहीं था। अच्छा, इत्तेफ़ाक से एक दिन ये हुआ कि मुझे वो प्रोग्राम मिल गया फ्रॉम द कैंपस। तो मैं वहाँ पहुँची, तो कमर जमील ने कहा, बेटे तुम ये प्रोग्राम कर लो। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो बड़ा अच्छी बात, दिल में तो बड़े खुश, लेकिन ऊपर से नहीं कमर भाई, वो तो हमने तो कभी नहीं की ना, तो बड़े कह रहे, नहीं नहीं बेटे, अब मेरे साथ मेरी टीचर भी थी, कह रही नहीं नहीं तुम ट्राई करो, कर लोगी। तो मैंने वो हुँ, प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा हाँ। हुआ। अच्छा, वो प्रोग्राम भी जो था वो स्कॉलर्स के साथ था। ओह! अच्छा। बहुत अच्छे हमारे शिया स्कॉलर्स थे, वेरी वेल नोन, हुँ। और माशाल्लाह इतना उम्दा वो प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद एक हिम्मत आ गई। अ, अब मैं ये सोचती हूँ कि उन लोगों में कितना कहना चाहिए कि सोचने समझने की या दानिशमंदी थी कि वो, उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑडिशन लिया हो, उनके हाँ, ज़हन में था वो कि उनको ये अंदाज़ा बच्चा। होता है, वो कहते हैं ना कि वो एक टैलेंट को तलाश करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको सँवारते हैं और कहते हैं ना हीरे को तराशते हैं, खूबसूरत हाँ, बनाते हैं, तो वो ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिश किया जाता था, आपको एनकरेज किया जाता था, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता था। तो बहरहाल ये बज़्म तलबा के सिलसिले में आपने चूँकि इतनी सारी बातें बताई हैं और बहुत सारे ग्रुप्स भी बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी दुनिया भर में ज़िक्र आएगा बज़्म तलबा का,
स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का या उन एक्टिविटीज़ का जो हमारे दौर में हुई हैं, तो हम इसलिए अपने आप को खुशनसीब तसव्वुर करते हैं कि आज के ज़माने में अब बहुत सारे लोगों को ये मौक़े मिलते भी हैं। सही। कुछ लोगों के लिए जो है अब ज़िंदगी को उस तरीके से आगे लेके बढ़ना माहौल के हिसाब से भी मुश्किल हो गया है। लेकिन बहरहाल हम उस दिनों को उनको याद करते हैं तो हमेशा की तरह ऐसा लगता है कि आज भी उसी दौर में हैं। बिल्कुल। तो जी, बातें हो रही हैं कुरान फ़हमी के हवाले से, हदीस फ़हमी के हवाले से आपने क्या काम किया था? मुझे तो मतलब एक मुख़्तलिफ़ सा मौज़ू लगा जब आपने मुझे बताया कि आप इसमें भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ़ाल रही हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा अच्छा बज़्म तलबा को इस बात का जितना क्रेडिट दिया जाए मैं कहती हूँ कम है, क्योंकि वो ज़माना ऐसा होता है, आप बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो हर चीज़ समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और आप उनको ऑफ़र करते हैं। मैंने देखा हुँ। ये सिस्टम यहाँ अमेरिका में जो सिस्टम है, वो बज़्म तलबा ने उस वक़्त हमें ऑफ़र की थी। हाँ। आप मतलब किस-किस बात का हम क्रेडिट दें बज़्म तलबा को और जिन्होंने वो कायम किया था हुँ। इदारा। तो उन्होंने क्या किया था, हर देखिए आपके पास गायकी के भी ऑप्शंस थे, आपके हुँ। पास खाका लिखने का भी था, आपके पास यानी हर चीज़ उन्होंने हमें ऑफ़र करी कि तुम जिसमें भी तुम्हारे पास हर टैलेंट है मैदान में तुम आप आओ। कोशिश कर सकते हैं। हाँ। हाँ, आप हर मैदान में। तो मुझे याद है हदीस फ़हमी और कुरान फ़हमी के तकारीर हुआ करती थी और उसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो थे वो शिरकत करते थे। तो मुझे वो अच्छा लगता था क्योंकि मुझे इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो मेरा शुरू से बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। तो मैं पढ़ती थी और फिर उस पे जाके ये कि बात होती थी और कभी ना मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। हाँ। लेकिन जो एक लर्निंग प्रोसेस था, जो एक मदद हुई, जो एक सपोर्ट सिस्टम था, हुँ। उसका मैं कहती हूँ जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ, वो कम है। क्योंकि बिल्कुल। वहाँ से एक फाउंडेशन तैयार हो गई। अब हम अभी भी आज भी दिल चाहता है कोई अच्छी किताब होती है, हम बैठ के पढ़ते हैं। क्योंकि उस ज़माने में एक फाउंडेशन बन गई थी हमारी, हाँ, बिल्कुल। है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की आपने जहाँ तक किताबों के साथ ताल्लुक़ की बात है, तो आज का ज़माना जो है वो एक कहते हैं ना कंप्यूटराइज़्ड दुनिया में आ गया है। अब बहुत सारे लोगों के हाथों में किताब नहीं होती लेकिन उसके बावजूद वो हर वक़्त मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हैं उससे किताबें तलाश कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप क्या समझती हैं किताब की ज़िंदगी जो है वो अ, हमारी जो आज के ज़माने में है वो पहले के दौर के मुकाबले में आप उसको किस तरह के कंपेयर करेंगी कि वो दौर में जो किताब हम हाथों में लिया करते थे, लाइब्रेरीज़ में जाके बैठा करते थे, पढ़ते थे और आज जब हम कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ते हैं, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? मेरे ख़्याल में मुझे एज़ लॉन्ग एज़ हम किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी किताबें ई-बुक पर हैं, हाँ। इंटरनेट पे दस्तयाब है पूरी दुनिया में। तो मैं समझती हूँ कि किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हाँ। एक अफ़सोस अफ़सोस की बात ये है कि मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में किताब पढ़ने का रिवाज जो है वो कम होता जा रहा है। हुँ। लेकिन बड़ी अजीब-सी बात थी कि यूरोप में और अमेरिका में किताब पढ़ने का रिवाज इस कदर है बेशक। कि आप यकीन मानिए मेरे अपने घर में और बराबर वाली मतलब जितने पड़ोसी हमसाए उनके सबके घरों में स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ लगी हुई हैं। उन्होंने अपने तौर पे जो किताबें मुझे नहीं पढ़नी होती वो मैं बाहर रख देती हूँ, कोई ले जाता है और कोई वहाँ पे अपनी किताब रख जाता है। तो हुँ। टेक द बुक और लीव द बुक का सिलसिला हर वक़्त चलता रहता है। और इसके अलावा लाइब्रेरीज़ का जो यहाँ पे सिलसिला है, वो भी आप ये देखिए कि हर टाउन में आपको लाइब्रेरीज़ मिलेंगी मिलेंगी, और बिल्कुल। बड़ी ही बाकायदगी से लोग मेंबरशिप के साथ जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं। सिर्फ़ किताबों की हद तक नहीं बल्कि आपको और भी मतलब इस तरह की क्लासेस ऑफ़र्स की जाती हैं, जो आपको जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती है। कंप्यूटर की क्लासेस हो रही हैं, ईएसएल की क्लासेस हो रही हैं, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं हर वक़्त मेरे लाइब्रेरीज़ ख़्याल में इसमें हमारे मुल्क के माहौल का में। भी कसूर है। हमारे जो लोग हैं वो ज़ाहिर है पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उन्हें बुनियादी मसाइल में इतना उलझा दिया गया है कि हुँ। उसमें वो इतने बेचारे परेशान हैं कि वो हाँ। वक़्त ही नहीं आता। अब आप देखिए ये जो दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं, इनकी बेसिक जब नीड्स पूरी होती हैं इंसान की, तो उसको सब चीज़ें याद आती हैं कि वो हुँ। साइकिल पे बैठ के जाए और नहर के किनारे बैठ के किताब पढ़े। तो ये सब फ़ुर्सत की बातें हैं और मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो वाली बात है कि पेट भरों की बातें। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन हाँ, रिवाज ख़त्म हो गया है और ख़ास तौर पर किताब खरीद कर पढ़ने का रिवाज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने जो है 2 मुख्तलिफ तरीक़े, एक किताब मेरी जो थी अस्सलाम वालेकुम अमेरिका पाकिस्तान से शाये हुई। तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान में मैंने तकरीबन सबको तोहफ़े के तौर पे दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो अमेरिका में किताब छपी है, अमेरिका में किताब छपने का सिलसिला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने अपने जो कागज़ात थे, वो कंप्यूटर के ज़रिए उनको भेज दिए, सिर्फ़ कागज़ भेजे मैंने, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद
अपनी जो मुझे तस्वीरें बनानी थी किताब में, हुँ। वो बना के मैंने उनको पब्लिशर को भेज दी। उसके बाद पब्लिशर ने जो है वो किताब छापी, जो भी किया, उसने मुझे जो है वो 2 किताबें पकड़ा दी। उसने कहा, "भई ये तुम्हारी किताबें, अब तुम जाओ।" अब वो जाने उसका क मुझे नहीं पता कि वो किताबें किस तरह बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज की हमारी मेहमान तस्नीम सना खान इस वक़्त हमें कैलिफ़ोर्निया से अपनी किताबों के बारे में बता रही हैं। लेकिन इस वक़्त हम जा रहे हैं एक छोटे-से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया भर में इस वक़्त जहाँ-जहाँ हमें देखा जा रहा है, वो जानते हैं कि तस्नीम सना खान आज हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है और बातें हो रही हैं कॉलम्स के हवाले से और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसके हवाले से। 2006 में जो है वो अस्सलाम वालेकुम अमेरिका जो है ये आपकी किताब शाया हुई और इसे वेलकम बुक बोर्ड ने शाया किया था। तो ये जो किताब है इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि इसका आपको ख़्याल क्यों आया कि आप जो है ये किताब जो है शाया करवाएँ और उसके अंदर जो है वो आपके मौज़ूआत क्या थे? अच्छा, तो ये किताब जो थी पाकिस्तान से आने के बाद ये तकरीबन 1 या 2 साल की बात है। मेरी अम्मी सब लोग यहीं मूव हो गए थे कैलिफ़ोर्निया, तो मेरी अम्मी के घर के पास हुँ, आप शायद नाम जानती होंगी, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं सुल्ताना महर, वो रहा करती थी। हुँ, तो उनकी बहू ने मेरा इंटरव्यू किया कुछ यूथ के हवाले से, कुछ पाकिस्तान लिंक है, यहाँ से एक अखबार शाये होता था। हुँ। तो उनकी बहू ने मेरा इंटरव्यू लिया और वो शाये हुआ और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान लिंक के जो एडिटर थे, तो उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट किया कि अगर आप लिखना चाहें तो हमारे लिए लिखें। मैंने थोड़ा-थोड़ा शुरू किया, उस वक़्त कॉलम का ज़हन में नहीं था। लेकिन हुँ, कुछ अरसे के बाद तकरीबन 3-4 साल के बाद मुझे कॉलम लिखने का भी कहा गया, तो मैंने कॉलम लिखने शुरू किए और हुँ, फिर इत्तेफ़ाक की बात है कि ये कॉलम जो थे वो अमेरिका के 2-3 अखबारात से मुख्तलिफ कॉलम, एक कॉलम नहीं होता था कभी भी हुँ, और करंट अफ़ेयर पर मिज़ाह के अंदाज़ में शाये होने लगे। हुँ। तो वो तकरीबन कॉलम्स का सिलसिला शुरू हुआ है तकरीबन 4 या 5 से और वो चला तकरीबन काफ़ी अरसे तो आपने वो क्या हुआ था कलेक्शन 25 साल तक आप कॉलम लिखती रही हैं बाकायदगी से हर हफ़्ते। तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि आपको हर हफ़्ते जो है वो मौज़ूआत के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और आपको ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर इस वक़्त के लिहाज़ से इस हफ़्ते जो है वो कॉलम के लिए आपका उन्वान क्या होगा, आपका मौज़ू क्या होगा मौजू क्या और होगा। उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो आपका कॉलम्स हैं मज़ाहिया कॉलम्स, मज़ाहिया लिखना वैसे भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि कोई भी बात आपके ज़हन में आती है, उसको वैसे ही अल्फ़ाज़ का रूप दे देना या लिख देना जो है वो ज़िंदगी में इतना मुश्किल नहीं लगता। बहुत सारे लोग मैंने देखा है लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी किताबें शाया हो जाएँ, लेकिन मज़ाहिया लिखना, मज़ाहिया और मज़ाह के बारे में आपको पता है कि उसके लिए भी इंसान का संजीदा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ जो आप इस पैराए में पेश करना चाहते हैं, उसकी संजीदगी होती है, लेकिन आपने उसका जो तरीक़ा-ए-इंतख़ाब है वो मुख्तलिफ़ है कि आपने लिखना कैसे है। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि आपने मज़ाहिया के बारे में जब सोचा तो ये ही क्यों आपके ज़हन में ख़्याल आया? आप सीधे-सीधे भी लिख सकती थीं। बिल्कुल सही कह रही हैं राहिला और बड़ी अच्छी बात की। मैं सीधे-सीधे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने ये नोट किया आई थिंक इसमें ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ये मग़रिब की तालीम को जाता है क्योंकि मैंने ये हुआ कि एसोसिएट से लेके बीएस से लेके एमएस मेरी सारी तालीम अमेरिका में हुई। मैंने देखा कि जो प्रोफ़ेसर्स जो बात जो हँस के हमें कह देती है उसका बड़ा असर हो रहा होता है। हाँ, और जो लोग हमें मतलब कह रहे होते थे कि मुझे अब तक याद है हमारा एक मैथ के प्रोफ़ेसर्स थे, तो वो हमेशा हमसे कहते थे अगर तुम में से अगर वो शायद लेकर्स यहाँ पे आपको पता है गेम्स का बहुत लोगों को क्रेज़ हाँ। तो मुझे याद है हमारा मैथ के जो प्रोफ़ेसर थे वो कहते थे कि अगर तुम लोगों ने ना अगर ये लेकर्स हार गए ना तो मैं तुम सबको जो है वो बिल्कुल फ़ेल कर दूँगा। तुम में से कोई हुँ, भी नहीं पास हो सकता। हम लोग हुँ। हँसते थे मैंने कहा आप कहते थे हमारा क्या कसूर है भाई अगर वो सही तो बात है। एक मतलब एक छोटा-सा वो था, एक मिज़ाह था। हर वक़्त मतलब जाए ना मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में तो लोग एक बहुत डिसेंट किस्म का एक मिज़ाह मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे प्रोफ़ेसर्स या इंस्टीट्यूशन में भी लोग बात कोई बहुत डिसेंट तरीके से मिज़ाक लिखते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे पड़ता था, बहुत ज़्यादा लोगों में पड़ता था, सराउंडिंग में पड़ता था। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा जब लिखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे तो माशाल्लाह बहुत ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे पास उस ज़माने में ये इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो ईमेल्स इतनी आती थी कि मैं क्या बताऊँ मैंने कहा हाँ, ये क्या हुआ भई ये तो काम कर रहा है। पसंदीदगी फिर हाँ, बिल्कुल। हाँ।
तो फिर बड़ी वो कहना चाहिए कि लगा कि हिम्मत आई। हिम्मत आई कि ये बस इसी में लिखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई इश्यू बना हो या किसी को बहुत नपे-तुले अंदाज़ में तरीके से लिखना। तो मेरे ख़्याल में इसमें मग़रिब की तालीम का ज़्यादा हाथ है, मिज़ाज। हुँ। तो आपका क्या ख़्याल है कि मुआशरे की इस्लाह के लिए या आपने जो भी लिखा, उसमें आपकी मौज़ूआत में जो है वो मग़रिबी दुनिया ज़्यादा आपके मौज़ू में रही या फिर आपने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ लिखा है? अच्छा, दोनों रही, मज़े की बात ये रही हाँ। कि पाकिस्तान के हालात पे भी बड़ी गहरी नज़र रही और यहाँ अपनी सराउंडिंग में कि क्या हो रहा है, कांग्रेसमैन ने क्या करा, अभी लुधियाना के जजेस के साथ क्या हो रहा है। तो जो करंट अफ़ेयर थे वो लोकली भी और स्टेट्स में जो हो रहा है वो भी मुस्तकिल मेरे कहना चाहिए कि मौज़ूआत थे और हुँ। उसके साथ-साथ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान से इतना ज़्यादा उस वक़्त इतनी मीडिया और ये सब कुछ था नहीं, लेकिन जो भी पता चलता था मेरी कोशिश होती थी कि पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर लिखा जाए। हुँ। तालीम के हवाले से मैंने बहुत लिखा कि तालीम के हवाले से मैंने 25 साल पहले लिखा था कि किस किस्म का सिस्टम हम चला रहे हैं। क्योंकि आपको हँसी आएगी राहिला, जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं गई तो मुझे एक छोटा-सा मज़मून लिखने को कहा गया। हुँ। अब आप देखिए वो मज़मून क्या था, वो मज़मून ये था कि एक आयरिश बच्ची है, 12 साल की है और वो आयरिश बच्ची अमेरिका मूव हुई है, हुँ। इमिग्रेंट है और उसको जो है यहाँ पे तालीम हासिल करने में किस किस्म की दुश्वारियों का सामना होगा हुँ। और अगर तुम टीचर होगी तो तुम उसकी ज़िंदगी को या उसके हालात को कैसे बेहतर बनाओगी? अब हुँ। मुझे बताइए आप, मैं आई थी पाकिस्तान से, मैं तो रट्टा मार के आई थी। अब हुँ। मुझे उन्होंने ले लिया सवाल ये, अब मेरे पहली बात तो मुझे आयरिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन का नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ से आई है, उसकी हुँ। सराउंडिंग। दूसरी बात ये कि अमेरिकन सिस्टम का मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि तालीम किस किस्म से ये लोग यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। हुँ। हमारा तो सिस्टम ही वो हम तो मैं ये बात कर रही हूँ, ये कॉलम था 25 साल पहले मैंने लिखा। बिल्कुल सही बात है। अब तो दुनिया चेंज हो चुकी है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि जब आप शुरू-शुरू में आते हैं, तो कल्चरल शॉक इतना शदीद होता है कि आपको मतलब अगर कोई आपको यहाँ पे क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं, अमूमन लोगों का रवैया ये होता है अगर आप जानते भी नहीं हैं किसी को, लेकिन रास्ता चलते कोई भी आपको कहता है हाय या हेलो कह देते हैं। तो शुरू-शुरू में मैं परेशान हो जाती थी कि इसने मुझे हेलो क्यों कहा है ना? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पर आप रास्ता चलेंगे इवन मेरे पास अगर मेरा बच्चा मेरी गोद में है, तो वो फ़ौरन कहेंगे ओह क्यूट ये वो ज़रूर हाँ, रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे की तरह देखते हैं, खुश होते हैं। एक्नॉलेज करेंगे आपको। एग्ज़ैक्टली तो लोगों का यहाँ पे जो रवैया है ज़रा हम लोग को हमारे मुल्क के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। वहाँ पर अमूमन लोग सिर्फ़ तभी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं जब कोई झगड़ा हो रहा होता है। अच्छा मज़े की बात मैंने इसलिए नोट की, अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी माशाल्लाह से सब बातें करते हैं, तो मैंने नोट किया शायद मेरे साथ ये हुआ है कि मैं यहाँ वेस्ट में रहती हूँ, तो मुझे मेरे ज़हन में चाहे मैं जानती भी नहीं हूँ, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो मैं फ़ौरन लिख देती हूँ, "अरे वाह! क्या अच्छा लिखा।" हाँ, हम भी। मैंने नोट किया पाकिस्तान से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता, वो सोचते हाँ, हैं ये तो मैं कहती हूँ ओके जस्ट हाँ, काम डाउन। होल्ड ऑन। थोड़ा कम-कम रखो, हल्का हाथ तो रखो। फिर ये कहा जाता है भई आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, मेरी पार्टिसिपेशन मुश्किल से 2% होती है, तो ज़ाहिर-है अब आप नहीं, इसकी एक वजह कनेक्शन ही नहीं है। पार्टिसिपेशन की और भी है ना तस्नीम, जिस वक़्त वो लोग कुछ लिख रहे होते हैं, उस वक़्त शायद यहाँ पर दिन और रात का फ़र्क होता है, आपके यहाँ कुछ और टाइम होता है और फिर हमारे यहाँ कुछ और होता है। तो वो मुसलसल कुछ नी चीज़ों पर जो है ना, वो फ़ौरन-फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स करना मुश्किल भी हो जाता है, होता है। कि आप लेकिन क्या इसके लिखें साथ-साथ पीछे किसी इतनी व्हाट्सएप की बदौलत इतने अच्छे-अच्छे सब लोग माशाल्लाह कनेक्ट हुए और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इस एज में आके तो कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ। दोबारा कभी ये कोई नज़र आएँगे लोग नहीं तो ना सिर्फ ये कि ये जो हमारा ग्रुप है मैं तो समझती हूँ ओवरऑल दुनिया भर में इस वक़्त जो है फैमिलीज़ ग्रुप बने हुए हैं और फिर किसी के अदबी ग्रुप बने हैं, किसी के तालीमी ग्रुप बने हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो है इसने एक तरह से कहना चाहिए एक ही तरह के जो ज़हन के लोग हैं, उनको जोड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अच्छा मैं जैसे-जैसे आपके बारे में पढ़ती हूँ और चीज़ें देख रही हूँ, मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आपके जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उस पे आपने लिखा ज़रूर है। आपके अपने पसंदीदा मिज़ाह-नगार कौन है वैसे? जिन्हें आप फ़ॉलो करती बहुत हो? बहुत सारे मिज़ाह-निगार मैंने पढ़े। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी को पढ़ा और ख़ास तौर पे कर्नल मोहम्मद ख़ान और बहुत ये 2-4 नाम ऐसे हैं जो वाक़ई मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि ज़िंदगी की जो दौड़ है, जो वहाँ से निकले आप पाकिस्तान से और आज तक आई थिंक यू वुड बी एग्री विद मी कि ना तो कुछ किसी भी चीज़ का टाइम मिल जाना और एक हुँ, किताब लेके बैठ जाना, इससे बड़ी लग्ज़री कोई नहीं है। तो वो बिल्कुल। मुश्किल होती है। यहाँ पर एक तो एक्सेस नहीं है इन किताबों का।
मेरा ये होता था जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो सूटकेस भर-भर के किताबें लाती थी। ख़वातीन ज कपड़े, जूते लेकर ऐसा आती थी। होता है। मेरे सूटकेस किताबों में भर जाते थे। तो किताबें कोशिश करके मैं जमा करती थी, लेकिन बहरहाल टाइम का भी मसला है और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, वो यही है कि माहौल से आप सीख रहे हैं और लिख रहे हैं। इस वक़्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ, मैं आपकी मेज़बान राहिला फ़िरदौस। मैं समझती हूँ कि आपको इस तरह के मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत और भी अपनी मज़ीद किताबों में जो है वो उनको इंतख़ाब करके रखना चाहिए और जी, बच्चों को इसी तरह सिखाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे यहाँ पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, उनके लिए जो है वो उनके सीखने के लिए कोई मौक़े नहीं होते। बिल्कुल। या फिर आप उनको इस्लामिक स्कूल्स में किसी एक दिन लेके जाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो बस हफ़्ते की एक एक्टिविटी होती है, ठीक ठीक है सीखने की, लेकिन वो सबको मैसर नहीं होती। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह की जो किताबें हैं उनकी बड़ी अहमियत और बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों को जो है वो इस तरीके से सिखाया जाए, ना सिर्फ़ ये बल्कि हमारे अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं या स्कूल्स में जो दूसरे बच्चे हैं, उनके लिए भी क्योंकि ये जिस ज़बान में लिखी गई है अगर वो पढ़ना चाहें, हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बच्चों को मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब हैं उनकी भी तालीम दी जाती तारीफ़ है। की जाती है। स्कूल्स में जो एक इन्होंने एक ओवरऑल रखा है इसीलिए ऐसा एक टॉपिक रखा हुआ है जिसमें कि ये बच्चे जो हैं बेसिक चीज़ें सारे मज़ाहिब के बारे में जानते हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला आपने शुरू मैंने किया। मैंने यही बात की क्योंकि मुझसे ये कहा गया कि इतने छोटे बच्चों को मज़हब के बारे में ज़रूरत है नहीं, तो मैंने यही बात की कि देखो एक तो चीज़ होती है मज़हब पढ़ाना, एक होता है मज़हब के बारे में पढ़ाना। तो हाँ, मैं ये मज़हब के बारे में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं एज़ ए एजुकेटर मेरा अपना वो कॉन्सेप्ट भी है और ये रिसर्च से भी साबित हुआ है कि हुँ, जब तक आप क्लास में ग्रुप बनाते हैं ना, जैसे 4 बच्चों का, 6 बच्चों का ग्रुप बनाया, उनको कोई एक्टिविटी थी तो ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू बेशक। इंडिविजुअली बैठने के। हुँ, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए जिस वक़्त आप 4 से 6 बच्चों का ग्रुप बना के, अब उसमें से एक बच्चा जो है उसका रोज़ा है, अब वो आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, खेल उनको यही नहीं पता कि रोज़ा क्या होता है? ये बिल्कुल हमारा सही दोस्त बात। जो है आज रोज़ा नहीं इसने ये खा क्यों नहीं रहा? ये पानी क्यों नहीं पी रहा? तो जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं देंगे, चाहे वो किसी और मज़हब की तालीम हो, बच्चों को सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। बिल्कुल। ए और ए फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक एक्सेप्टेंस की भी बात है। जिस माशरे में हमारा बच्चा अगर स्कूल में रोज़ा रख के जाता है, तो बाकी दूसरे बच्चे ये ना सोचें कि पता नहीं घरवालों ने इसे ज़ुल्म किया है कि इसे भूखा-प्यासा रखा है। तो एटलीस्ट उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे बच्चों की समझ में भी आना बच्चों चाहिए। के समझ में आना चाहिए और हुँ, बहुत ज़रूरी है जब आप ऐसी मल्टीकल्चरल किस्म की सराउंडिंग्स में जब आप रहते हैं, तो एक-दूसरों के बारे में नो हाउ होना जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। इससे बेशक। पहले कि आप अपनी तरफ से बच्चे बहुत बायस होते हैं, बच्चे बहुत प्रेजुडिस भी होते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड हुँ, नॉलेज होती है। हुँ, जब तक आप उनको बताएँगे नहीं, वो अपनी तरफ से असम्पशन करना शुरू कर देंगे और ऐसे ही। फिर वो और ज़िंदगी जो है एक्चुअली बीइंग अ टीचर आपकी मुश्किल मैंने सारा फ़ोकस जो किया एज़ अ एजुकेटर किया। मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि ये जो जितना आपका का मेन कॉन्सेप्ट है या जो आपके बताने का तरीका है या जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक खुद भी इस बात को महसूस किया कि जब आप उस्ताद होते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो तरीके हैं लोगों को बताने के, समझाने के, लिखने के, उसके तरीके जो है ना वो बेहतर तौर पर आप लोगों का तक पहुँचा सकते हैं। तो ये मुझे इस हवाले से आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अच्छा साथ-साथ आप जो है यहाँ पर मुख्तलिफ फलाही इदारों से वाबस्ता हैं। भई कौन से फलाही इदारे हैं यहाँ पर जिनके साथ आप काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो माहौलियाती बेहतरी के लिए आपकी जो तंज़ीमें हैं, वो कौन-सी हैं और उसके पीछे क्या आपका ज़हन जो है कार फ़रमा है, क्या करना चाहती हैं? इस सिलसिले में मैं तो खुद भी एक्टिव हूँ, लेकिन मेरी बेटी ज़्यादा एक्टिव है और उसके साथ-साथ हम दोनों मेरी बेटी ने माशाल्लाह येल यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मास्टर्स किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा और ज़्यादा फ़ोकस हो गई। पहले से हुँ, मुझे यही था कि माहौल के बारे में काम करना, समंदर साफ़ हो और पानी हम प्लास्टिक की बॉटल्स ये वो सब करती थी। लेकिन हुँ, माशाल्लाह अब हम दोनों मिलके इस सिलसिले में काम बहुत करते अच्छी बात है। बिल्कुल, कि दरख़्त लगाए जाएँ और ये इस तरह की छोटी-छोटी जो तंज़ीमें हैं, उनके साथ जब उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें शामिल होना, उनको सपोर्ट करना, उनके साथ वॉक करना, उनकी अम, जो भी उनका एजेंडा होता है, उसको सपोर्ट करना। ये 3-4 तंज़ीमें ऐसी हैं। उसके अलावा एक चैरिटी इस तरह की भी है कि जिसमें हम लोग काफ़ी अरसे से काम किया कि वो जैसे होमलेस होते हैं लोग, तो उनको ये कि खाना वग़ैरह लेके फ़राहम करना, जाना हाँ। और कर ले उस ये मेरा अपना अकेले का नहीं, एक टीम वर्क है, बहुत सारे लोग उसमें हुँ, शामिल हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम है ना, इस हवाले से मैंने देखा हर स्टेट में मुख्तलिफ तरीकों से लोग जो हैं, इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा करते हैं। एक और मैंने प्रोग्राम 98 में शुरू किसी के साथ शुरू किया था।
अभी वो थोड़ा-सा वो रुक गया, वो ये कि पाकिस्तान के जितने प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन बच्चों की हम जो मार्कशीट वग़ैरह हम लेकर आते थे और कोशिश करते थे कि उन बच्चों को स्पॉन्सर करें जो कि प्रोफ़ेशनल पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइंस के प्रोग्राम है। लाइक मेड स्कूल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, और फिर घर के हालात ने ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो उनको सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो हुँ। उनसे ये कहा जाता था कि भई तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे घर का खर्चा करते हैं और तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। अभी कुछ अरसे से वो ख़त्म हुआ है। उसमें उसमें ये था कि कोई किसी के पैसे कोई नहीं लेता था, डायरेक्ट एक स्टूडेंट आपको दे दिया गया और आपने उस स्टूडेंट से डायरेक्ट बात की और आपने अपने पैसे उसको भेज दिए और वो आपसे कॉन्टैक्ट में रहा। उसका उसूल ये था कि आप ए प्लस और जो भी एक ख़ास जीपीए उसको रिक्वायर्ड हाँ, करते थे कि रिक्वायर्ड होता आपको है। हाँ। पढ़ाई करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मेरे ख़्याल में अब हम में से हर शख़्स करता है और हुँ। अपने-अपने लेवल पे हर शख़्स कर रहा है कि जब तक ज़िंदा हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैंने किताब लिखी है, ये मुझे और अभी और किताबें लिखनी है क्योंकि इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है हुँ। और हो सकता है फिर बाद में टाइम मिले तो मुझे मिज़ाह लिखने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बात है। देखिए, असल में मैं वही कहती हूँ कि हर इंसान का अपनी-अपनी जो सलाहियत है या अपने-अपने तौर पर जो वो काम करता है, वो मुआशरे की बेहतरी के लिए, उसकी अक्कासी के लिए या उसकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही चीज़ हमें ज़िंदा रखती है। तो बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में वक़्त इतनी तेज़ी से गुज़रा कि पता ही बिल्कुल। नहीं चला। तस्नीम सना खान कैलिफ़ोर्निया में, मैं न्यू जर्सी में और हमारे तमाम देखने वाले पूरी दुनिया में बात से बात राहिला के साथ कि आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुईं। तस्नीम, मैं चाहूँगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक हमारे आज के इस मौज़ूअ में शामिल नहीं रही, तो उसको आप इस प्रोग्राम में शामिल कर सकती हैं। मेरे ख़्याल में राहिला इतना अच्छा और अ, ब हर चीज़ सँभाल के तरीक़े का इंटरव्यू किया है। मैं तो कहती हूँ सारा क्रेडिट गोज़ टू राहिला कि हर चीज़ माशाल्लाह से प्रॉपर्ली आ गई। बस यही कहूँगी, मुझे ऐसा आजकल फ़ील होता है। मैं बचपन से मुझे एक अल्लामा इक़बाल का शेर पसंद था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो उस वक़्त तो बस पढ़ते थे कि भई हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन अब उसका असल मतलब समझ में आता है। हुँ। जब हम हर जगह अच्छी-अच्छी बातें पढ़ रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि क्या हम कितना अगर 5% भी अमल कर लें, तो मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगी में थोड़े से अमल की ज़्यादा जो भी काम है, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएँ, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएँ, लेकिन कुछ काम ऐसा करें कि मरने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हाँ। हो जाएँ जो किसी के काम आ सकें। हुँ। मैं ये समझती हूँ अमल बहुत ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी में जो है ये अमल की ज़िंदगी वाक़ई मैं कहती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए ये कहना चाहिए कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, उसकी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं या उसके जो रास्ते होते हैं, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाया नहीं उसको करना। ज़िंदगी के किसी ऐसे मैदान में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ शामिल होकर माशरे की, माहौल की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल। चलिए तस्नीम, अब जो है वो आज का दिन जो है हमने आपके साथ गुज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह आपके इतने सारे काम हैं, अल्लाह करे आप इसी तरह से बहुत ज़्यादा लिखती रहें और बहुत बेहतर से बेहतर जिस रास्ते पर आप लोगों की जो खिदमत कर रही हैं, इसमें अल्लाह ताला आपका और साथ दे और आप और आगे बढ़कर जो है बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकें। थैंक बहुत यू शुक्रिया राहिला, आपका। इट्स सच अ प्लेजर टू बी विद यू एंड रियली इतना अच्छा लग रहा है कि बरसों के पुराने दोस्त इतने प्यारे, इतनी सपोर्ट करने वाले। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया तस्नीम, थैंक यू। जी, नाज़रीन, बात से बात राहिला के साथ में मेरी मेहमान तस्नीम सना खान जो कि एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम निगार भी हैं, अदीब हैं, अफ़साना निगार हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता माशाल्लाह इनकी किताबें आपने देखा इनका काम और मैं समझती हूँ कि अपने आस-पास के माहौल को, अपने आप को जो है वो पॉज़िटिव तरीके से दुनिया के सामने लेकर चलना और अमूमी ज़िंदगी में हम जो भी करते हैं, वो हमारी अपनी ज़िंदगी तक महदूद रहता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कोई काम करते हैं, तो ज़्यादा खुशी होती है। आज के प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में आपकी मेज़बान राहिला फ़िरदौस आज आपसे इजाज़त चाहते हुए यही कहूँगी कि इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में अगले हफ़्ते। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।